हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस हिंदी के नई श्रृंखला में। इस श्रृंखला में हम लोग क्लास 12 के सभी किताब के सभी वीडियोस को देखेंगे। यह इस श्रृंखला का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे हिंदी पुस्तक के सभी लेखकों के बारे में। जो भी लेखक हैं आपके पुस्तक के गद्यखंड पदखंड, उन लेखकों के बारे में बात करेंगे, उनके जीवनी को देखेंगे, उनके रचनाओं को देखेंगे। हम अपना ध्यान मूल रूप से एग्ज़ाम पर टिकाए रखेंगे और जो भी बातें होंगी एग्ज़ाम ओरिएंटेशन होंगी, ठीक है। और डिटेल से आगे वीडियो आते रहेंगी। ये आपका बस लेखक परिचय वीडियो है जिसमें हम आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि हमने ये तैयार किया है। इस तरह से आपको पूरा चैप्टर जो है मिल जाएगा। सभी चैप्टर के जो वीडियो हैं, सभी चैप्टर के जो लेखक हैं वो इसी तरह से आपको दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं लेखक का फोटो होगा, साथ ही साथ चैप्टर का नाम होगा, साथ ही साथ आप उनकी रचनाओं को देख पाएंगे, उनके जीवनों को देख पाएंगे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इसमें VVI कौन कौन क्वेश्चन है, कौन कौन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते चलेंगे और ये श्रृंखला का पहला वीडियो है, इसलिए आज आप इसे समझें। फिर अगले वीडियो में हम लोग पदखंड को देखेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ गद्यखंड को देखा जाएगा। अगले वीडियो में पदखंड को देखेंगे। ये जैसे ही लेखक और उनके जीवन और रचनाओं की बात हो जाएगी, फिर हम लोग हर एक चैप्टर को डिटेल से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन खत्म करने के बाद में हम लोग एक वीडियो और उस पर लेंगे जिसमें उस चैप्टर का एक शॉर्ट वीडियो होगा, सारांश होगा। और ऐसे करते हुए आपके सारे पुस्तक को मुश्किल से 2 मंथ में पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग कहेंगे तो व्याकरण के लिए भी आपको तैयारी करा दिया जाएगा और इस तरह से आपकी हिंदी की संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर लूं, शायद ये कलर ठीक रहेगा। चलो, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नहीं हुआ चेंज। जैसे आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है बातचीत। तो जो आपके पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर है उसका नाम है बातचीत और इसके जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। यही है बालकृष्ण भट्ट जी, देख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट जी हैं इस चैप्टर के राइटर जिन्होंने लिखा है बातचीत को। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहीं से शुरू हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बातचीत जो चैप्टर है इसके रचनाकार कौन है। तो बातचीत चैप्टर के रचनाकार है अपने बातचीत चैप्टर के जो रचनाकार है वो कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी इन्होंने लिखा है बातचीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है 1844 में हुआ था और मृत्यु जो है 1914 में हुई थी। कुल मिला के आप देख लीजिए कि 1844 और 1914, 44 और 60 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा और उसके बाद में 14, तो 60 और 14 हो जाएगा आपका कितना, यानी कुल मिला के घटा लेते हैं ना, 1914 और 1844 घटाएंगे तो 0, 11 में से 4 गया तो 7, ये यानी टोटल जो है कुल मिलाकर इन्होंने अपनी 70 वर्ष की आयु पूरी की थी। तो इस तरह से आप अपनी भी आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से 70 वर्ष की आयु में चल बसे थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बनता ये है कि इनका निवास स्थान कहाँ था। तो ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। जो बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट जी हैं, इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, तो अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4-5 जो ऑब्जेक्टिव है बन जाएंगे। सबसे पहला कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1844 में, और मृत्यु कब हुई थी, तो 1914 में। ठीक है, इतना याद करना है। उसके बाद में आपको याद करना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि इनका जो जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तो अब इनकी रचनाओं को देखना है। जैसे कि इनकी रचनाएं हैं, उपन्यास दिया हुआ है रहस्य कथा। रहस्य कथा नाम की जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। दूसरी जो रचना है उसका नाम है नूतन ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी समझते हैं ना, और नूतन मतलब होता है नया, नया ब्रह्मचारी। नए ब्रह्मचारी नाम की जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो नए ब्रह्मचारी जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद में है आपका
100 अजान एक सुजान, इसे आप भी लिख लीजिए। आप इसे नोट करते चले। अगर आपको ये बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज करेंगे, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप मैसेज करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है, आपको याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट जी का है 100 अजान एक सुजान। उसके बाद में आपको एक रचना मिल जाएगा गुप्त बैरी। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी आपको याद करना पड़ेगा। अगली जो रचना है रसातल चासस, ये भी आपको याद नहीं रखना है। उचित दक्षिणा, हाँ ये आपको याद रखना है। 100 अजान एक सुजान और उचित दक्षिणा, ये दोनों आपको याद रखना है। तीसरा है हमारी घड़ी, ये भी आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है सद्भाव का अभाव, ये भी महत्वपूर्ण है। इन सभी रचनाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है 100 अजान एक सुजान, आपको ये किसी भी हाल में याद रखना है। बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी का एक और महत्वपूर्ण रचना है 100 अजान एक सुजान, ठीक है। और भी जो भी महत्वपूर्ण था हमने बता दिया। आगे चलते हैं, आगे और भी इनकी रचना, ये याद रखना, ये सब क्या है, उपन्यास है। ये सभी के सभी जो अभी हमने बताया है ये उपन्यास है। आगे कुछ रचनाएं हैं इनकी, दिया हुआ है। इनकी रचना पद्मावती है, कृतार्जुनीय है, वेणी संहार है। तो ये जो, तो आपने बहुत बार सुना होगा पद्मावती। पद्मावती जो आप सुने हैं वो जो रचना है वो किसकी है, तो पद्मावती नामक जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट जी की है, ठीक है, याद रखना है। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख पाए। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो पद्मावती रचना है, जो पद्मावती रचना है वो किसकी है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की है। दूसरा है कृतार्जुनीय, ये आपको उतना याद नहीं रखना है। वेणी संहार आपको याद रखना है। शिशुपाल वध, ये भी महत्वपूर्ण है। नल दामयंती या दामयती जो भी कह लो। स्वयंवर, ये आपको याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वयंवर एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि लिखा गया बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा, ठीक है। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको ये भी याद रखना है। याद रखिएगा, मेघनाद जो वध है वो किसकी रचना है, मेघनाद जो वध है वो किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की है। कट्टर सोम की एक नकल, ये आपको याद नहीं रखना है। पहला, ये भी आपको आप याद रख सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण है। ये इंग्लैंडेश्वरी जो है ये आपको याद रखना है। और भारत की जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेलना, ये भी यही आपके लिए है। रेल का विकट खेल किसके द्वारा लिखा गया है, जब भी आपसे पूछा जाए रेल का विकट खेल किसके द्वारा लिखा गया है तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट द्वारा। याद कीजिए, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है बातचीत, और उनका एक उपन्यास था 100 अजान एक सुजान। फिर आपको याद रखना है कि उनकी एक जो नाटक थी जिसका नाम है रेल का विकट खेल, याद रखना है आपको। फिर आपको पतित पंचम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में वेणी संहार आपको याद रखना है, पद्मावती याद रखना है, ये सभी नाटक है, ठीक है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये उनके द्वारा लिखित नाटक है। अगला है बाल विवाह, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखे गए सभी रचनाओं को याद रख सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। और अगला अपना चैप्टर है कौन सा, अगला अपना चैप्टर है उसने कहा था। बड़ा ही मजेदार कहानी है ये। जब आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे काफी आपको आनंद आएगा। हालांकि बातचीत वाली जो चैप्टर है वो भी कई लोग हैं जो इसको बोरिंग बना देते हैं, लेकिन वो बोरिंग चैप्टर नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आपके ज्ञान के स्तर में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही साथ आपको बहुत ही आनंद आएगा। मतलब ये यूं कहिए कि ये जो हिंदी पूरा सिलेबस आपका है एकदम इंटरेस्टिंग है, पूरे आनंद से भरा हुआ है, बोरिंग आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा। हाँ, हो सकता है कि आज थोड़ा सा लग रहा हो, परंतु जब जैसे ही चैप्टर शुरू होगा आपकी सारी बोरियत खत्म हो जाएगी और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो यहाँ पर जो चैप्टर है अपना प्रेजेंट चैप्टर, उसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था एकदम फिल्मी कहानी है, एकदम फिल्मी। लव स्टोरी भी है थोड़ी सी इसमें, सेना का एक बलिदान भी है इसमें, एक सैनिक का कर्तव्य भी है इसमें। मतलब पूरी तरह से मिलावटी कहानी है, काफी बेहतरीन है, पढ़ा जाएगा। इसके लेखक हैं अपने, ये देख लीजिए। जो उसने कहा था कि राइटर, देखो ये
उसने कहा था को आप अच्छा से याद ऐसे कर सकते हैं, गुलेरी जी। उसने कहा था कि राइटर हैं गुलेरी जी, इनका नाम है गुलेरी जी, ठीक है। आप गुलेरी जी करके याद रखिए। उसने कहा था, अब जैसे कि मान लो दो छोटे छोटे बच्चे गए हैं घूमने और एक छोटा बच्चा था, वो क्या किया कि अपने से बड़े जो भी थे उसके साथ, उससे उसने जिद किया। क्या देखा तो एक अच्छा अच्छा फल देखा पेड़ पे। क्या चीज का फल था भाई? लाल लाल फल था, वो था गुलर का फल। तो उसने कहा फल किस चीज का? गुलेरी का। उसने कहा गुलेरी, याद रखना है। उसने कहा था किसकी रचना है? गुलेरी जी का है। उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है। इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स भी आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ से याद इनका ये रखना है कि इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पे दी हुई है। पहले तो इनके जीवनी को पढ़िए, फिर रचनाओं को देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ इनका जीवनी दिया गया है, बताया गया है कि जो इनका जन्म है 7 जुलाई 1883 में हुआ था। जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था और निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। आप ये याद रखें कि इनका जो जन्म स्थान है जयपुर में हुआ था। इनका ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है। आप इनके जन्म स्थान को छोड़ दीजिए, अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। चलिए आगे इनके रचनाओं को देखते हैं। रचनाओं को देख लिया जाए। इनकी यहाँ पर कुछ कहानियां हैं। कहानियां सुखमय जीवन 1911 में इनकी प्रकाशित हुई थी। सुखमय जीवन नाम की जो रचना है ये प्रकाशित हुई थी 1911 में। बुद्धू का कांटा, ये आपको याद रखना है। बुद्धू का कांटा भी 1911 में ही प्रकाशित हुआ था और बुद्धू का कांटा गुलेरी जी द्वारा लिखित है। उसके बाद में है उसने कहा था, जो कि अभी हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका प्रकाशन आपसे पूछा जा सकता है। इसका प्रकाशन हुआ था 1915 में। याद रखना है कब हुआ था? 1915 में। दूसरी चीज प्राच्य विद्या इतिहास, ये आपको भ्रमित करने के लिए पूछेगा। आर्ट्स वाले बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि इतिहास किसकी रचना है। आप हेरोडोटस पे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप कर देंगे गलती। इतिहास नाम की जो रचना है वो किसकी है? तो गुलेरी जी की है, ठीक है। ये इतिहास की बात नहीं कर रहा है, इतिहास नामक किताब की बात कर रहा है, रचना है। पुरातत्व, भाषा, विज्ञान, समसामयिक विषयों पर निबंध भी इन्होंने लिखा था। उसके बाद में ये याद रख सकते हैं पुरानी हिंदी, भारतवर्ष याद रख सकते हैं, देवनाम प्रिय याद रख सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आप देखें ना इनकी रचनाओं को तो आपको इतिहास की झलक इसमें खूब मिलेगी। देवनाम प्रिय अशोक का नाम था। भारतवर्ष भारत के पुराना और प्राचीन समय में प्रयोग होने वाला नाम था। उसके बाद में इतिहास, पुरातत्व, ये सारी जो शब्द हैं ये इतिहास से संबंधित शब्द हैं। तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं कि जैसे ही गुलेरी जी का नाम है तो ऐतिहासिक शब्द देख लेंगे, वैसे संबंधित जो शब्द होंगे वो गुलेरी जी की रचना होगी, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर चलते हैं और अगला रचना है संपूर्ण क्रांति, ठीक है। अगला रचना है संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण क्रांति के जो राइटर हैं जयप्रकाश नारायण जी हैं, ठीक है। संपूर्ण क्रांति के राइटर हैं जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी की रचना है संपूर्ण क्रांति, याद रखना है जयप्रकाश नारायण की रचना है संपूर्ण क्रांति। और इनका जो है यहाँ पे जीवनी दिया हुआ है, तो पहले जीवनी को देख लीजिए। कहीं टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा, इनका यहाँ भी देख लीजिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये 1902 तक ही रखना है और ये 18 अक्टूबर 1979 तक रखना है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1902 में और मृत्यु हुई थी 1979 में। जन्म स्थान सिताब दियारा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इनका जो जन्म स्थान था कहाँ था? तो सिताब दियारा था, ठीक है। जो प्रेजेंट चैप्टर है आपका संपूर्ण क्रांति और जो इसके राइटर हैं जयप्रकाश नारायण जी, इनका जन्म हुआ था कहाँ? तो सिताब दियारा में, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला के एकदम मतलब बीच में फैला हुआ है। ये दोनों जो बॉर्डर है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बॉर्डर है, उधर का बलिया और इधर का जो आपका सारण जिला है, सारण जिला, इन दोनों के सम्मिलित क्षेत्र को कहा जाता है सिताब दियारा। और सिताब दियारा में इनकी जन्म हुई थी किनका? जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है। आगे है यहाँ पर दिया हुआ इनका पुकार का नाम बचपन में बाउल था।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। बाउल किस लेखक का बचपन का नाम था? तो आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम बाउल था। इनका जन्म हुआ था सिताब दियारा में, और सिताब दियारा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का जो दियारा क्षेत्र और बिहार का जो दियारा क्षेत्र सारण का है, ये जो दोनों जहां मिलते हैं वहां पर जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है कौन सा दियारा? तो सिताब दियारा। और सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था, बचपन का नाम इनका था बाउल। ठीक है, आगे देखते हैं। और बाद में इनका नाम पड़ा जेपी। जेपी से प्रसिद्ध हुए, जे फॉर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण इनका नाम था, और इनको शॉर्ट संक्षिप्त में जेपी भी लोग आता था। आगे इनकी कुछ कृतियों की नाम है, यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनकी रचना है। कुछ कविताएं भी लिखी इन्होंने, डायरी भी लिखा, निबंध भी प्रकाशित किए। 1965 में समाज सेवा के लिए बैक्सेस सम्मान इनको 1998 में भारत रत्न मिला था। दो क्वेश्चन आपको यहाँ याद रखना है। इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1998 में भारत रत्न मिला था, 1998 में। और इनको मैग्सेस जो अवार्ड था वो मिला था 1965 में। ठीक है, इतनी सारी ही बातें इनके बारे में याद रखनी है। हालांकि रचनाएं तो बहुत सारी है इनकी, अब सबको याद नहीं रख सकते हैं और रखना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जितना हमने था बता दिया है। आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है अपना जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। बड़ा ही मजेदार है ये और हमारे जीवन से संबंधित है, और इसको काफी रोचक तरीके से पढ़ा जाएगा। ये अर्धनारीश्वर जो आप कई बार फोटो देखे होंगे जिसमें शिव और पार्वती का सम्मिलित रूप रहता है। आधे शरीर में शिव को दिखाया गया होता है और आधे शरीर में माता पार्वती को दिखाया गया होता है। उसी से संबंधित एक चैप्टर है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। इसमें बताया गया है कि हमारा जो समाज है वो किस प्रकार से चलता है, एक घर का संचालन, एक समाज का संचालन हम कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे दो लोगों की सहभागिता होती है, कैसे समाज में स्त्री और पुरुषों की स्थिति को निर्धारित किया गया है, दोनों की अपनी अपनी क्या भूमिका है, किस तरह से एक दूसरे पर आश्रित हो गए हैं, अथवा मतलब इन सभी चीजों को, समाज का दृष्टिकोण क्या है स्त्री पुरुषों के संबंध में, इन सभी चीजों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर राइटर हैं किस चैप्टर के? तो अर्धनारीश्वर के। आगे की रचना को देखिए। आगे इनके बारे में कुछ दो लाइन लिखा हुआ है, बस आपको ये याद रखना है कि 23 सितंबर 1908 को जो है इनका जन्म हुआ था, और अप्रैल 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया में। बिहार के बेगूसराय जिला के कहाँ? सिमरिया में। बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया में इनका जन्म हुआ था, और वो भी कब? तो 1908 में। ठीक है, और मृत्यु हो गई थी 1974 में। चलिए इनके कुछ रचनाओं को देखते हैं। रचनाएं इनकी कुछ प्रमुख है यहाँ पर, जिसमें दिया गया है प्रणभंग, रेणुका नहीं, यहाँ पे रेणुका होना चाहिए। हुंकार, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। हुंकार किसकी रचना है? हुंकार किसकी रचना है? चलो जल्दी से बता दो, हुंकार किसकी रचना है? ठीक है, सही समझे हो। उसके बाद में है रसवंती, कुरुक्षेत्र, ये आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी आपको समय मिले और थोड़ा सा अगर आप हिंदी हार्ड समझने में सक्षम हैं तो आप रश्मिरथी पढ़िए, बड़ी मजेदार है। रश्मिरथी का जो तीसरा सर्ग है अगर वो पढ़ते हैं तो काफी उसमें आपको आनंद आएगा। अगर नहीं समझ सकते हैं तो यूट्यूब पर देखिए, काफी मजेदार तरीके से इसको लिखा है इन्होंने। तो रश्मिरथी किसकी रचना है? जल्दी बता दो, रश्मिरथी किसकी रचना है? ये सारी की सारी जो रचनाएं दिख रही हैं आपको, ये इसी महापुरुष की रचना है, और इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। उसके बाद में आपको यह रश्मिरथी याद रखना है। फिर नील कुसुम आप याद रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा, ये पूछता नहीं है आपके एग्जाम में। उर्वशी पूछ देता है। उर्वशी किसकी रचना है? तो दिनकर जी की है। परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। परशुराम की प्रतीक्षा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। आप कुल मिला के ये, अच्छा चलिए लास्ट में बताते हैं आपको याद कैसे करना है। कोमलता और कवित्व, हारे को हर नाम, ये भी इंपॉर्टेंट, हारे को हर नाम। आप याद कैसे रखेंगे? जितनी जो महाभारत से संबंधित होंगी, महाभारत काल से संबंधित होगी, सारी की सारी रचना इनकी है। जो रश्मिरथी है महाभारत काल से, महाभारत से संबंधित है।
जो परशुराम है उनका भी संबंध उस काल से ज्यादा रहा है। तो इस तरह से आप इनके रचनाओं को याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ प्रमुख गद्य कविताएं भी हैं इनकी, तो सारे काव्य थे ऊपर जो भी हम लोगों ने देखा है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूछेगा आपसे अर्धनारीश्वर क्या है, तो गद्य कृतियां हैं। और किसकी है, तो दिनकर जी की है। ठीक है, अच्छा, कब प्रकाशित हुई, तो 1952 में। आगे है संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, ये दोनों के दोनों आपको याद करने हैं। काव्य की भूमिका 1958 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की हावरी, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, जो जो हमने कहा है इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, एकदम निश्चित तौर पे आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है रोज। जो प्रेजेंट चैप्टर है उसका नाम है रोज। रोज के जो राइटर हैं अगेज जी हैं। ठीक है, ये बहुत पुराने समय के नहीं है, काफी आप इनका डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। 1911 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हुई है, यानी बहुत पुराने नहीं, इस समय के नहीं रहे हैं। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो यूपी में। आप जानते हैं यूपी में एक जगह है कुशीनगर, कई बच्चे गए भी होंगे घूमने, आप में से भी कई लोग गए होंगे शायद घूमने कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध की अंतिम संस्कार हुआ था, यूँ कह सकते हैं, या उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आगे देखते हैं इनके कुछ रचनाओं के बारे में। इनकी जो है अधिकांश पत्रकारिता रही है। ठीक है, सैनिक आगरा में इन्होंने किया इस पत्रकारिता का। उसके बाद में विशाल भारत कोलकाता में इस पत्रकारिता का प्रकाशन किया इन्होंने। प्रतीक प्रयाग में किया, प्रयाग यूपी में पड़ता है। दिनमान दिल्ली में किया। नव प्रतीक दिल्ली में किया। नव भारत टाइम्स, ये भी नई दिल्ली में किया। और बाक एक्सप्रेस अंग्रेजी में संपादन किया इन्होंने, मतलब हिंदी में भी संपादन किया समाचार पत्रों का, और अंग्रेजी में भी किया। कुछ दिल्ली से किया इन्होंने, कुछ कोलकाता से किया, कुछ यूपी से किया, कई जगहों से इन्होंने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था इन्होंने। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद को स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित किया। हालांकि इनके बहुत सारे रचनाओं को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जितना इसमें लिखा है उतना पर्याप्त है। और ये अगर इसमें भी अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, ये जरूर याद रखिएगा, इनका जन्म जो है 1911 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, जो अगली रचना है वो है अपनी एक लेख एक पत्र। एक लेख एक पत्र, यह है अपने इंडियन हीरो। चलिए, तो इनके कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर देश के लिए बलिदान, जो शब्द यूज किया जाता है, उस बलिदान का क्या मतलब होता है, बलिदान कैसे किए जाते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आएगी इस चैप्टर को पढ़ करके, जिसका नाम है एक लेख एक पत्र। इसके जो राइटर हैं वो है भगत सिंह जी। ठीक है, भगत सिंह जी ने एक पत्र लिखा था, उसी को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के रूप में। ठीक है, इनका जन्म 1907 में हुआ था। इतिहास वाले ध्यान से इसको याद कर लेंगे। जन्म हुआ था 1907 में 28 सितंबर को, और मृत्यु हुई थी 1931 में। ठीक है, शाम 7:33 में इनकी मृत्यु हुई थी। मार्च 1931 में शाम 7 बजे इनको फांसी दिया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, जन्म स्थान इनका बंगाचक था, जो कि पड़ता है कहाँ, बंगाचक था जो कि पड़ता है आपके गुलेरा ब्रांच लयालपुर, जो कि अब कहाँ चल गया है, पाकिस्तान में चल गया है। हालांकि ये तो कम से कम नहीं जाने देना चाहिए था पाकिस्तान में, खैर अब तो जा चुका है। आगे देखते हैं, इनकी कुछ कृतियां हैं, इन कृतियों को जान लीजिए। जैसे कि एक कृति है इनकी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये 30-31 में इन्होंने प्रकाशित किया था। दूसरा है आकृति समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, आपसे इसमें पूछेगा ये विद्यार्थी और राजनीति। सत्याग्रह और हड़तालें, ये छोड़ो, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख और टिप्पणियां इन्होंने लिखी थी। इस बहुत ही कम उम्र में इनको फांसी दे दिया गया, बावजूद इसके इनकी इतनी सारी कृतियां हैं, नाम तो आपने इनका सुना है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला चैप्टर है अपना ओ सदा नीरा। अगला चैप्टर है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के जो लेखक हैं उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जी की जो इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ? शाहजहांपुर में। और इनका जो जन्म 1917 में हुआ था, मृत्यु 1978 में हुआ था। ठीक है, आगे है इनके कुछ रचनाओं के बारे में है। कुछ रचनाओं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, कुछ रचनाओं को देखा जाए जो इंपॉर्टेंट है आपको बता देंगे, आप उसे याद कर लेंगे, काम चल जाएगा। रचनाएं इनकी है 1936 में प्रथम एकाकी मेरी बांसुरी का इन्होंने मंचन व सरस्वती में प्रकाशन। 5 एकाकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा। याद रखना है भोर का तारा किसकी रचना है? तो जो भोर का तारा है वो रचना किसकी है? भोर का जो तारा है वो रचना किसकी है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, भोर का तारा किसकी रचना है? अरे यही है अपने, देखो ना, जगदीश चंद्र माथुर जी। पहचान लो, याद कर लो, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं जिन्होंने लिखा था भोर का तारा। ठीक है, आगे है ओ मेरे सपने। ओ मेरे सपने भी किसकी रचना है? ओ मेरे सपने किसकी रचना है? तो माथुर जी की है। उसके बाद में है मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, ये भी माथुर जी की रचना है। बंदी, ये भी माथुर जी की रचना है। उसके बाद में सरदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, ये आपको याद रखना है, कुंवर सिंह की टेक याद रखना है आपको। उसके बाद में ये भोर का तारा याद रखना है आपको। उसके बाद में आपको ओ मेरे सपने, ये याद रखना है आपको। आगे है यहाँ पे और भी कुछ रचनाएं दी गई हैं। नाटक है इनके कुछ, 2 कठपुतली नाटक भी लिखे, 10 तस्वीरें और उन्हें जिन्हें उन्हें जीना जाना, ये आपको याद रखना है, जिन्होंने जीना जाना। रेखाचित्र और संस्मरण है। परंपराशील नाट्य उनको समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। छोड़ो ये सब, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये याद रखना है आपको, विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण, ये निबंध संग्रह है। बोलते क्षण आपको याद रखना है कि ये निबंध संग्रह है और किसके द्वारा लिखा गया है? माथुर जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा समय और एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जो महत्वपूर्ण है बता देंगे, आपको उतना ही करना है, आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर है सिपाही की माँ। ये भी एकदम फिल्मी जैसा है, ये जो रचना है ये भी एकदम फिल्मी जैसा कहानी है, आपको इसमें भी बड़ा आनंद आएगा। सिपाही की माँ, जैसे फिल्म में जाता है फ्लैशबैक, इस कहानी में भी फ्लैशबैक है। जैसे फिल्म में दिखाता है सपना आया किसी को और सपना में कुछ हो रहा है, ठीक उसी तरह इसमें भी दिखाता है सपने के अंदर की कहानी। सिपाही की माँ है। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं मोहन राकेश जी हैं, याद रख लीजिए, सिपाही की माँ के जो राइटर हैं मोहन राकेश जी हैं। ठीक है, इनका जो जन्म है 1925 में हुआ था और मृत्यु 1972 में हुआ था। कहाँ? तो अमृतसर में, और अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक है, आगे बस इतना ही इसमें से याद रखना है। फिर यहाँ से याद रखना है आपको, कुछ रचनाओं को याद रखना है इनके। इंसान के खंडहर, ये प्रकाशित हुआ था 1950 में। इंसान के खंडहर 1950 में प्रकाशित हुआ था। भय बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। एक और जिंदगी किसकी रचना है? एक और जिंदगी किसकी रचना है? तो याद रखना, एक और जिंदगी किसकी रचना है? तो राकेश जी की है, मोहन राकेश जी की है। उसके बाद में है फौलाद का आकाश। फौलाद का आकाश, बारिश, सभी कहानी संग्रह, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, ये आपको याद रखना है। न आने वाला कल किसकी रचना है? तो मोहन राकेश जी की है। न आने वाला कल किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की। आगे याद रखना है अंतराल, ये रहने दीजिए, इस पर याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ नाटक है इनके। आखिरी चट्टान तक, ये एक यात्रा वृतांत है। परिवेश, रंगमंच और शब्द कुछ और अस्वीकार, ये आपको याद रखना है। रंगमंच और शब्द कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बकालम खुद। बस इतना ही आपको, इसमें सब आपको याद नहीं रखना है, जितना हमने कहा है याद रखना है, उतना ही कीजिएगा, हो जाएगा। आगे है अपना प्रगति और समाज।
ये तो अभी के अभी राइटर का नाम याद कर लीजिए। प्रगति और समाज, समाज में प्रगति लोग करता है ताकि नाम हो मेरा, समाज में लोग प्रगति करता है कि नाम हो मेरा। तो प्रगति और समाज काय खातिर, नाम करने के लिए, नामवर सिंह। तो प्रगति और समाज किसकी रचना है, नामवर सिंह की है। आप यदि कहेंगे तो सारे राइटर्स और चैप्टर्स को मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा, एक अलग वीडियो में बाय ट्रिक आपको याद करवा देंगे। आप सीधा सुनेंगे और सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद आप एग्जाम में उसे निकाल के लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा चाहिए तो बताइएगा। आगे देखते हैं कि इनका जो जन्म है, ये आप देखेंगे ना, हमारे पुस्तक के जितने भी राइटर्स हैं अधिकांश कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। अधिकांश आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के हैं। और बनारस के ये इनका जन्म हुआ था, बनारस के हैं 28 जुलाई 1927 को। और इनका मृत्यु का जो वर्ष है नहीं दिया गया है, अर्थात जब तक ये पुस्तक लिखी गई या प्रकाशित हुई है या छपी है जब पुस्तक में इनकी ये रचना, तब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। और संभावना है कि अभी भी नहीं हुई हो या हो भी चुकी होगी। आगे देखते हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं। बकलग खुद, इसको आपको याद नहीं करना है, हाँ ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि इससे संबंधित एक और रचना है जो चंद्रबरदाई लिखा था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना। आपको याद होगा इतिहास अभी कुछ देर और पहले बताए थे। इतिहास नाम की रचना जो है कुछ देर पहले और बताए थे, हमने बताया था इतिहास नामक रचना। आप उसे पीछे जा करके देख सकते हैं, जो महाभारत वगैरह के बारे में, भारतवर्ष के बारे में लिखे हैं। उन्होंने इतिहास नामक भी रचना लिखी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इतिहास अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है इतिहास और आलोचना। तो इतिहास और आलोचना नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे है, इनकी कुछ कहानियां हैं। नई कहानी, कविता के गए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज है। ये आपके लिए VVI है, दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। और संभावना है कि अब ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4, बस 4 चैप्टर ही और हैं। ये जूठन समाज के कुछ बुराइयों को दिखाते हुए ये चैप्टर लिखा गया है, जिसके राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और इनका जन्म 1950 में हुआ था, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। जूठन जो इनकी अपनी आत्मकथा है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई यात्रा वृतांत नहीं है, ये कोई उपन्यास नहीं है, बल्कि इनकी अपनी आत्मकथा है। जो इन पर अपनी बीती हुई बात है उसको इन्होंने अपने से लिखा है। ठीक है, तो आत्मकथा इनका, सलाम घुसपैठिए, सदियों का संताप, बहुत हो चुका, अब और नहीं, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आलोचना। आपको इसमें 2-3 याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक तो बहुत हो चुका याद रखना है, उसके बाद में जूठन याद रखना है, इनकी जो अपनी आत्मकथा है, बस इतना ही याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, सम्मान इनको मिला, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में मिला था। उसके बाद में इनको परिवेश सम्मान मिला था 1995 में, जयश्री सम्मान मिला था 1996 में, और कथाक्रम सम्मान मिला था 2000 ईस्वी में। तो इतने सारे इनको सम्मान मिला था, काफ़ी बेहतरीन लेखक थे ये। आगे है, नेक्स्ट चैप्टर है अपना, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो लगता है ना कि कोई अकेला में जा करके अपने आप में एंजॉयमेंट कर रहा है। नाम भी देखिए, मलयज जो राइटर हैं इसके मेरा हंसते हुए अकेलापन का, वो कौन है, तो मलयज हैं। ठीक है, याद रखना है, मलयज हैं। इनका जन्म जो है 1935 में हुआ था, मृत्यु 1982 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, ये भी उत्तर प्रदेश के ही थे। ठीक है, याद रखना है, उत्तर प्रदेश में थे। उसके बाद में इनकी कुछ कविताएं हैं। जख्म पर भूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ। इनकी कुछ आलोचनाएं भी, आलोचना आप लोग समझते हैं, किसी भी घटना मतलब किसी भी घटना की आलोचना करना, हिनाई करना, मतलब कमेंट करना उस पर, उसको आलोचना कहते हैं।
कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकलाप, रामचंद्र शुक्ल, सृजनात्मक, गहरा हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982। आपको ये याद रखना है, ये आपको किसी भी हाल में याद रखना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन कब प्रकाशित हुआ, तो 1982 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बस इसमें से इतना याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। उसके बाद में तिरिच, ये भी बड़ा मज़ेदार कहानी है। ये भी फिल्मी टाइप का कहानी है, जिसमें एक जानवर जिसको हम लोग विष खोपड़ा, ये विष खपड़ा ऐसे करके कहते हैं। देखेंगे आपको जंगलों में अपने यहाँ मिल जाता है ये देखने को। अपने यहाँ तिरिच, जो तिरिच के लेखक हैं, तिरिच के लेखक हैं ये अपने उदय प्रकाश जी हैं। ठीक है, तिरिच के लेखक उदय प्रकाश जी हैं, हालांकि यहाँ पे नाम लिखना भूल गए हैं। इनका जन्म 1952 में हुआ था, मृत्यु यहाँ पे नहीं दिया गया है, और ये एमपी के थे, मध्य प्रदेश के थे, याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है इसमें ये है, दरियाई घोड़ा, तिरिच, देख रहे हो दोनों जानवर ही हैं, दरियाई घोड़ा, तिरिच, और अंत में प्रार्थना, पॉल योमरा का स्कूटर, पॉली छतरी वाली लड़की, दात्रेय के दुख, अरेखा अरेवा परेवा, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपको याद रखना है। अरेबा परेबा किसी रचना है, तो ये वाल्मीकि जी की है, सॉरी वाल्मीकि नहीं, उदय प्रकाश जी की है। आगे है मोहनदास, मंगोसिल, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, ये भी आपको याद रखना है। अरेबा परेबा अबूतर कबूतर, इन्हीं की रचना है। ठीक है, उसके बाद में रात में हारमोनियम, ईश्वा की आंख, ये निबंध आलोचना है। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, ये 1971 वाले की बात कर रहे हैं। चलिए अगला और आखिरी चैप्टर है अपना शिक्षा। ये चैप्टर सबको एकदम निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए, चाहे वो पढ़ रहा हो नहीं पढ़ रहा हो। ये शिक्षा जो चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। आखिर शिक्षा क्या है, क्यों है, क्यों चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों है, इन सभी चीज़ों को बड़ा ही अच्छा से समझाया जे कृष्णमूर्ति जी ने। तो याद रखना है, जो शिक्षा चैप्टर है उसके राइटर कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति जी हैं। इनका जन्म 1895 में हुआ था और मृत्यु 1986 में। ठीक है, और इनका आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये तो कलर मैच हो जा रहा है इसमें, ये लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, उसका बाद द ओनली रेवोल्यूशन और कृष्णमूर्ति जो होगा यहाँ पे। इसके अतिरिक्त और सारी व्याख्यान है, इनके दो ही महत्वपूर्ण रचना है, आपको यही दो याद रखना है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रेवोल्यूशन ऑफ कृष्णमूर्तिज फुट। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। इस तरह से आपका गद्यखंड का पूरा चैप्टर पूरा